हेलो। मैं शाहनवाज आपका इस लेक्चर में स्वागत करता हूं और आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूं चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर। और इस पार्ट 9 लेक्चर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यस, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 8 में हमने डिस्कस किया था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तब मैंने आपको बताया था कि बेसिकली जो हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है इस यूनिवर्स में, इस अर्थ पर, डेफिनेटली वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी की वजह से ही है। हमारी पूरे यूनिवर्स में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी ही हर जगह मौजूद है। जितने भी इवेंट्स हुए हैं, जितने भी फिनोमिनाज हैं, ऑब्वियसली वो सारे के सारे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का ही एग्जाम्पल है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कुछ भी नहीं था, सिंपली एक एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे और उन एग्जाम्पल से समझा कि बेसिकली एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होता है। उसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल था सन का, कि किस तरह से सन से मिलने वाली हमें जो लाइट एनर्जी है और हीट एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है और वो ज़रिया बनती है वाटर के फ्लो होने का रिवर्स में, वाइंड का फ्लो होने का इन्वायरमेंट में, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस प्रोड्यूस करने के लिए, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, और इसके अलावा भी और बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि यूनिवर्स में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी मौजूद है और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी की वजह से ही हमारी लाइफ एग्जिस्ट कर पा रही है। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि अगर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो क्या एनर्जी का पूरा की पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग बात करें कि अगर एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है या ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो क्या उसका पूरा की पूरा अमाउंट कन्वर्ट हो जाता है या फिर कुछ अमाउंट रिमेन रह जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो डेफिनेटली इन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए ही जो लॉ आया, दैट लॉ इज़ बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और ये लॉ कहता है, इस लॉ का कहना है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सबसे पहली बात कि ना तो एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है, हम कभी भी एनर्जी को क्रिएट नहीं करते, हम हमेशा हमारी ज़रूरत के मुताबिक यूज़फुल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये बात हमेशा हमें याद रखनी है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड। हमेशा हम जो एनर्जी यूज़ करते हैं वो कहीं ना किसी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, सो एनर्जी को आप कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते और एनर्जी को डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, उसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम द वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसे हम सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब कितना कन्वर्जन होगा वो डिपेंड करेगा प्रोसेस पर। ठीक है, किन किन फॉर्म्स में कन्वर्जन होगा वो डिपेंड करेगा प्रोसेस पर और हमारी रिक्वायरमेंट्स पे। दैट्स द अदर थिंग, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम द वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स है, कुछ एक्टिविटी है, हमें आपको समझ में आएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है, वन बाय वन देखते हैं। इस लेक्चर को ध्यान से देखते रहिए आप। सबसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी की, है ना। मैकेनिकल एनर्जी, देखिए, हम जितना भी काम करते हैं या जो भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है या किसी भी तरह का कोई एक्शन अगर परफॉर्म हो रहा है, तो डेफिनेटली वो जो एनर्जी होती है वो कहलाती है मैकेनिकल एनर्जी, है ना। इस मैकेनिकल एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो इट इज़ बेसिकली द समीशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी पढ़ा और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी पढ़ा। इनको बहुत अच्छे से समझा, इनके एग्जांपल्स के थ्रू इसे हमने हमारी डेली लाइफ में देखा। अब अगर हम बात करें कि बेसिकली अगर कोई इवेंट परफॉर्म हो रही है और वहाँ पर हम एनर्जी की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई किसी न किसी तरह की एनर्जी कंज्यूम हो रही है या फिर एक्सर्ट हो रही है, तो डेफिनेटली वो एनर्जी की बात होती है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, सो मैकेनिकल एनर्जी की अगर हम बात करें, सो सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड द मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को हम दो फॉर्म में डिवाइड करते हैं, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, किस तरह से ये कॉम्बिनेशन है वो भी हम देखेंगे, बिल्कुल देखते रहिए इस लेक्चर को आप।
कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की अगर हम लोग बात करें, अभी हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात की है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में ये कहा गया कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसे सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब ऑब्वियसली सी बात है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो सभी तरह की एनर्जी के लिए फॉलो होगी, सभी तरह की एनर्जी के लिए फॉलो होगी या एप्लीकेबल होगी। आउट ऑफ दैट हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी की, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी को हम हमारी डेली रूटीन लाइफ में बहुत अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है, और इसका हम यूज़ भी करते हैं, और इस पर डिपेंड बहुत सारे फिनोमिनाज हम हमारी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। सो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर इसे हम दो तरह के केसेस से डिफाइन कर सकते हैं। दो तरह के केस स्टडी देखेंगे हम, उन दोनों केस स्टडी में हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी किस तरह से कंजर्व रहती है ना। कंजर्व का मतलब होता है बचे रहना, है ना। अगर कोई इवेंट हो रही है तो डेफिनेटली वो उस इवेंट में मैकेनिकल एनर्जी बची हुई है, नेट है, कांस्टेंट है, तो वो किस तरह से है वो हमें देखना है, और इसके साथ ही हमें ये भी देखना है कि किस तरह से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो अभी जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि मैकेनिकल एनर्जी इज़ बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक कंसिडरेशन लेते हैं। सपोज पहला वाला केस स्टडी है हमारा, अ बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम द सम हाइट। आप एक पर्टिकुलर हाइट से किसी बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं। आप इस पिक्चर को देख सकते हैं बहुत आसानी से। यहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ है, इसने अपने हाथ में बॉल ले रखी है और डेफिनेटली इस बॉल को ये इस हाइट से ड्रॉप करेगा। सपोज हमने कंसिडर किया कि ये जो पर्सन है इसने जब इस बॉल को एक पर्टिकुलर हाइट पर रखा हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस, तो ये जो हाइट है इस हाइट की वैल्यू है h, या मैं ऐसा कहूँ कि ये जो बॉल है इसकी इनिशियल पोजीशन जो है अभी फ़िलहाल अर्थ सरफेस के रिस्पेक्ट में कितनी है, h हाइट पर है, ठीक है, h हाइट पर है। अब ऑब्वियसली सी बात है, इस पर्सन ने इस बॉल को पकड़ के रखा हुआ है, इट मीन्स कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, ज़ीरो। अभी तो इसकी वेलोसिटी ज़ीरो है क्योंकि बॉल तो स्टैटिक है, अभी उसने उस बॉल को पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन हमने ली है कि सपोज़ ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए की मैं अगर बात करूँ जहाँ पर अभी बॉल मौजूद है, ठीक है, इस पॉइंट ए पर इस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है और इस बॉल की हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस कितनी है, h है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कैलकुलेट करें इस बॉल की कि इस पर्टिकुलर स्टेट पर इस बॉल की मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, तो डेफिनेटली मैकेनिकल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना होगा, और फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही मैकेनिकल एनर्जी कहलाएगा। सो लेट एट ए अ बॉल ऑफ द मास m इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट h, ठीक है। इस बॉल का जो मास है वो कितना है, m, स्मॉल m हमने बता दिया। इस बॉल का मास है स्मॉल m, ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है, h, और इस h हाइट से हम इस बॉल को ड्रॉप करने वाले हैं। तो सपोज टोटल एनर्जी की अगर हम लोग बात करें, सो द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉल इज़ अ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर हम मैकेनिकल एनर्जी को फिलहाल टोटल एनर्जी बोल रहे हैं, और ये टोटल एनर्जी जो होगी वो बेसिकली क्या होगी, कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है, वो था mgh। पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया जाता है mgh, और हमने देखा था कि किस तरह से पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है हाइट पर, ठीक है। तो उस बॉल का जो मास है वो m, और g इज़ अ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से अट्रैक्ट होगी बॉल जब वो ड्रॉप होगी अर्थ की तरफ, ठीक है, और h जो हाइट है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी को हमेशा हम डिफाइन करेंगे इस फॉर्मूले से m इंटू जी इंटू एच। और अगर हाँ काइनेटिक एनर्जी की हम बात करें, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी हमने देखा था हाफ mv², है ना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखा था हमने हाफ mv²। अब यहाँ पर v इज़ अ वेलोसिटी, और अभी हमने कह दिया कि पॉइंट ए पर जो वेलोसिटी है वो कितनी है, ज़ीरो। तो इसलिए यहाँ पर इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुटअप की और हमें मिला हाफ m0², और फाइनली जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा ज़ीरो। तो अब आप देख सकते हैं कि पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh, जबकि काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ज़ीरो। और यहाँ से ये भी अंडरस्टूड है सिंपल वे में, कॉमन सेंस वाली बात है कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा वेलोसिटी की वजह से होती है या फिर मोशन वाली चीज़ों के लिए होती है। और इस पॉइंट ए पर तो इस पर्सन ने बॉल को पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है, बॉल तो मोशन कर नहीं रही,
तो इसलिए ये भी अंडरस्टूड है कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो चलिए अब टोटल एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो इन दोनों को ऐड करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा mgh प्लस ज़ीरो और फाइनली टोटल आंसर आएगा mgh। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल एनर्जी पॉइंट ए पर कितनी है, mgh। टोटल एनर्जी एट द पॉइंट ए इज़ mgh, ठीक है। टोटल एनर्जी एट द पॉइंट ए इज़ mgh, ठीक है। अब इस पर्सन ने क्या किया, बॉल को छोड़ा, इस बॉल को उसने ड्रॉप किया। बॉल को जैसे ही वो ड्रॉप करेगा ऑब्वियसली बॉल कहाँ जाएगी, बॉल जाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे की तरफ। बॉल ट्रैवल करेगी नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो सपोज बॉल जब नीचे आ रही थी ऑब्वियसली उसका कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, और इसकी जो वेलोसिटी होगी तो सपोज पॉइंट बी पर हमने कंसिडरेशन लिया कि सपोज पॉइंट बी पर इसकी वेलोसिटी क्या है, वी है। हमने कंसिडर किया कि पॉइंट बी पर जब बॉल यहाँ पर पहुँची इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट बी पर इस बॉल की वेलोसिटी क्या है, v। तो चलिए अब इस पॉइंट b पर हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट करके देखते हैं कि इस पॉइंट b पर टोटल एनर्जी क्या होगी। तो ऑब्वियसली इस पॉइंट b पर हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। सो लेट द बॉल ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ h1 इन द टाइम t ड्यूरिंग इट्स फॉल, ठीक है। सपोज जैसे ही बॉल ड्रॉप हुई तो बॉल हाइट h पर थी, लेकिन जैसे ही ड्रॉप हुई तो जब टाइम इंस्टेंट t पर जैसे ही आपने इसे देखा तो बॉल की वेलोसिटी v थी, और इसने यहाँ से यहाँ तक h1 डिस्टेंस ट्रैवल किया। इस बॉल ने h1 डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बॉल की हाइट कितनी रही, तो ऑब्वियसली इस h में से अगर हम h1 माइनस कर दें तो बॉल की जो हाइट हो गई वो हो गई h माइनस h1 फ्रॉम द अर्थ सरफेस। सो अगर हम यहाँ पर देखें then the velocity of the ball after the time t can be found by using the equation of motion, ठीक है। हमने कंसिडर किया है कि उसकी वेलोसिटी कितनी है, v। तो इस वेलोसिटी का हम फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन से हम इस वेलोसिटी v का फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो कंसिडरेशन है u की वैल्यू तो ज़ीरो है, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो थी। जब बॉल ड्रॉप हुई तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, ज़ीरो, और फाइनल वेलोसिटी क्या है उसकी, v, ठीक है। तो इसलिए v इज इक्वल टू वी और u इज इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ पर एसेलरेशन की बात करें तो क्योंकि बॉल जो है वो ग्रेविटेशनल एसेलरेशन से अफेक्टेड है, नीचे की तरफ आ रही है, तो इसलिए यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेविटेशनल एसेलरेशन स्मॉल g। और यहाँ पर बॉल ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो अभी मैंने आपसे कहा कि बॉल ने डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है उसकी इनिशियल पोजीशन से वो है h1, तो इसलिए यहाँ पर s की वैल्यू हो जाएगी h1। तो ये जो फार्मूला है हमारे पास मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन का, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a इंटू एस। इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ पुटअप करेंगे। तो चलिए वैल्यूज़ पुटअप कीजिए। v तो v है फाइनल वेलोसिटी, u की वैल्यू है ज़ीरो, ठीक है। ज़ीरो हम पुटअप कर सकते हैं यहाँ पर। टू की वैल्यू हो गई तो टू, और a जो है वो a s, ये हमारे पास फार्मूला है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू एस। यहाँ पर हमने a की जगह पुटअप किया g और u की वैल्यू पुटअप की ज़ीरो, तो फाइनली हमें मिलेगा यहाँ से v स्क्वायर और यहाँ से मिलेगा 2gh1, क्योंकि s की वैल्यू है h1। तो हमें फाइनली ये फार्मूला मिला उस वेलोसिटी v का, v स्क्वायर का 2gh1, ठीक है। अब ये तो वेलोसिटी का फार्मूला हो गया, हमें फाइनली कैलकुलेट करना है टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो चलिए काइनेटिक एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ से वी स्क्वायर का फार्मूला हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये है 2gh1। तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर, हाफ एम मल्टीप्लाइड बाई 2gh1। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, फाइनली हमें आंसर मिलेगा mgh1। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा, फाइनली हमें मिलेगा mgh1। तो यहाँ से हमें काइनेटिक एनर्जी मिल गई mgh1। चलिए अब पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है m इंटू जी इंटू एच। यहाँ से h क्या है, हाइट। अब अगर इस पॉइंट b पर हम देखें तो हाइट कितनी बची, ये जो टोटल हाइट थी h, उसमें से h1 इसने ट्रेवल किया, तो इतनी हाइट जो है वो बची h माइनस h1। यहाँ से लेकर जो हाइट है वो बची h माइनस h1। तो इसलिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होगी, m इंटू जी, और हाइट की जगह हम पुटअप करेंगे h की जगह h माइनस एच वन। तो चलिए अब टोटल एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो लेट्स ऐड द
काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट बी। तो चलिए इसे ऐड कर दिया हमने, तो टोटल एनर्जी आ गया काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की जगह पुट करेंगे हम mgh1 हमने पुटअप किया। पोटेंशियल एनर्जी की जगह mgh माइनस h1 हमने पुटअप किया। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना आसान सा सॉल्यूशन है इसका। mgh1, ठीक है, प्लस यहाँ से ब्रैकेट को अगर हम ओपन करें तो ये हो जाएगा mgh माइनस mgh1, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया, इससे कैंसिल आउट, ठीक है। फाइनली बचा क्या, mgh। तो आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन आया है mgh। तो अब अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो पॉइंट बी पर आपका जो टोटल एनर्जी आई है वो है mgh। पॉइंट ए पर जब आपने टोटल एनर्जी कैलकुलेट की थी तो वो भी आई थी mgh। मतलब टोटल एनर्जी जो है वो पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों पे क्या है, बिल्कुल सेम है। अगर एनर्जी सेम है इसका मतलब एनर्जी बची हुई है, और यही तो कंजर्वेशन है। सो देयरफॉर टोटल एनर्जी एट द ए इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी एट द बी, थस एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड ड्यूरिंग द फ्री फॉल। तो यही था एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ और उसका प्रूफ। इफ़ वी एनालाइज द फॉल इन डिटेल, अगर हम इसे थोड़ा सा डिटेल में देखें तो देखिए पॉइंट ए पर थोड़ा सा डिटेल में अगर हम बात करें तो पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी थी mgh और काइनेटिक एनर्जी थी 0, है ना। मतलब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा थी और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या थी, कम थी, ठीक। यहीं पर अगर हम देखें तो h की वैल्यू जैसे जैसे कम होगी, आप देख सकते हैं जैसे ही आपने बॉल को ड्रॉप किया हाइट की वैल्यू कम होगी, हाइट की वैल्यू कम होती जा रही है। ऑब्वियसली क्या होगा, हाइट की वैल्यू कम होगी तो आप समझ सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कम होगी क्योंकि एच की वैल्यू कम हो रही है। और जैसे ही बॉल ड्रॉप हुई तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज़ होगी। वेलोसिटी धीरे धीरे अगर इंक्रीज़ होगी तो काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ से v की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो इसका मतलब ये है कि बॉल जैसे ही ड्रॉप होती है तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम होती है और काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अब जैसा हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पढ़ा कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने काइनेटिक एनर्जी को क्रिएट थोड़ी ना किया है ना। पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। इट मीन्स कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है ना। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और धीरे धीरे क्या हो रहा है, पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, जब बॉल पूरी तरह से फुल मोशन में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर यही बेसिकली इंपॉर्टेंट थिंग है समझने के लिए। वी विल फाइंड दैट एज द बॉल फॉल्स डाउन इट लूजेज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। द लॉस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू द गेन इन द काइनेटिक एनर्जी। जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, है ना, ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो ये जो कमी आ रही है पोटेंशियल एनर्जी में वही वजह है काइनेटिक एनर्जी में गेन का, ठीक है। इसको बहुत अच्छे एग्जांपल से आप यहाँ भी देख सकते हैं। ये जो हमने इस शुरुआत में पिक्चर लगाई थी कि अगर आप किसी पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं तो इट मीन्स आपकी हाइट बढ़ रही है, इट मीन्स कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आपकी बढ़ती जा रही है। ऑब्वियसली जैसे ही आप यहाँ पर आए तो मतलब आपकी ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में धीरे धीरे कन्वर्ट होती जा रही है। इस पोजीशन पर आपकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, आप रुक जाएंगे और फिर वापस जब नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर इस पोजीशन पर इस टॉप पोजीशन पर आपकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी mgh। लेकिन जैसे ही आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी क्योंकि हाइट की वैल्यू कम हो रही है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी क्योंकि आपकी बाइसिकल की स्पीड बढ़ती जाएगी। तो देखो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कन्वर्ट हुई पोटेंशियल एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी वापस कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। तो इस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर प्रूफ होता है और स्पेशली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के कॉम्बिनेशन की बात की है। सो काफ़ी सिंपल सा लेक्चर था, काफ़ी आसान सा लेक्चर था। डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा एंड आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर वेरी वेल। इफ़ यू आर हैविंग एनी ऑफ द डाउट देन श्योरली यू कैन कमेंट टू मी, श्योरली आई विल रिस्पॉन्ड वेरी क्विकली। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपको जो सामने फेज़ आइकॉन दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अगेन।